हेलो विद्यार्थियों, सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज का क्लास 9th क्लास के बच्चों के लिए है क्लासिफिकेशन के बारे में। और क्लासिफिकेशन में एक इंटरेस्टिंग बात यह है, थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, तो शुरू में बच्चे इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। हम आपको एक नई चीज़ बताएं। 1966 में मैंने जब अपनी पढ़ाई शुरू की थी, मैंने 10th पास किया था, तो उस समय एक किताब आई थी एनिमल डाइवर्सिटी, यानी कि एनिमल डाइवर्सिटी का कंसेप्ट 1966 में आ चुका था। वो थोड़ा सा अलग है, और लेकिन अभी तक हमारे यहाँ सिलेबस में 50 साल बाद भी उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। जब क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो असल में बहुत सारे नए शब्द आ जाते हैं, और नए शब्द जो आ जाते हैं उसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उनके का मतलब क्या है ये याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जरा सा हम इसको उल्टा कर दें कि अलग अलग परिस्थितियाँ क्या हैं जिसमें अलग अलग कौन कौन से एनिमल्स प्लांट्स पाए जाते हैं, और फिर उनके लिए उन लक्षणों के लिए फिर अलग जो नाम है वो बाद में यदि हम समझने की कोशिश करें तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब 1965 के पहले तो हमारे किताबों में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन चलता था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। लेकिन बाद में कई ऐसे जीवधारी पाए गए जिनमें ये तय नहीं हो पाता था कि वो एनिमल है या प्लांट है, उनमें कुछ अलग कैरेक्टर पाए जाते थे। तो इसलिए उसके बाद 1965 में वाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ऑल्दो 1990 में कार्ल वूज ने एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया है, लेकिन अभी बहुत से किताबों में, बहुत से सिलेबस में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। लेकिन आप यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका आज तक 100 साल से यही नहीं तय हो पाया कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। एक नमक का डला या चीनी का डला की तरह से वो चुपचाप पड़े रहते हैं, तो आप इसे सिंपल क्रिस्टल मानेंगे। लेकिन जब वो लिविंग सेल के अंदर पहुंचते हैं तो वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं, डिवाइड होना शुरू करते हैं। इस तरीके के ऑर्गेनिम्स नॉन लिविंग और लिविंग के बीच के कनेक्टिंग लिंक हैं, और इन्हें सीधे सीधे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड नहीं करते। जैसा कि आप जानते हैं कि एक तो होता है वायरस। वायरस में सेल नहीं होता है, सिर्फ अंदर एक डीएनए या आरएनए का मॉलिक्यूल होता है, और उसके चारों तरफ एक खोल होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं। ये वायरस, अब 2 चीज़ें हुई इसमें, एक तो डीएनए या आरएनए का बीच में सेंट्रल कोर, और इसके चारों तरफ कैप्सिड या खोल। ये वैसे तो चुपचाप पड़े रहते हैं, लेकिन जब किसी लिविंग सेल में पहुंचते हैं तो ये डिवाइड होना शुरू कर देते हैं, और ये सभी नुकसान पहुंचाते हैं दूसरे ऑर्गेनिम्स को। अब इसी के साथ 2 और वर्ड जान लीजिए, बड़े इंटरेस्टिंग। एक होते हैं वायरॉइड। वायरॉइड को नेकेड वायरस कहते हैं। इसमें ये आप देख रहे हैं कैप्सिड खोल नहीं होता है, सिर्फ ये न्यूक्लिक एसिड का कोर होता है, डीएनए या आरएनए। ये भी बहुत से डिजीजेस कॉज करते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में। फिर एक और नई चीज़ आई, प्रियॉन। और प्रियॉन में क्या होता है, सिर्फ कैप्सिड होता है, बीच में न्यूक्लिक एसिड कोर नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये कुछ डिजीजेस कॉज करते हैं और लिविंग सेल में मल्टीप्लाई कर जाते हैं, इसकी भी रिकॉर्ड है। तो ये एक अनबूझ पहेली है। खैर चलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटा गया है। सबसे पहला वाला क्या है, मोनेरा, किंगडम मोनेरा। इसके अंदर आते हैं बैक्टीरिया। ये प्रोकैरियोट्स है। प्रो मतलब पहला, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इनका न्यूक्लियस जो है
बहुत कम विकसित होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, सिर्फ बीच में न्यूक्लिक एसिड का कोर होता है, डीएनए या आरएनए। अब इनके अंदर एक बैक्टीरियल सेल वॉल होता है। अब यही आपको बता दें, कार्ल वॉन रूस ने जो 1990 में बताया, इन्होंने बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक तो आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया में जो इनका सेल वॉल है ये अलग होता है, बहुत प्रिमिटिव होता है और बैक्टीरियल सेल वॉल से अलग होता है। और दूसरी बात ये कि इनमें 16S राइबोसोमल आरएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में अंतर के कारण इनको अलग किंगडम स्टेटस दिया गया। तो किंगडम आर्ची बैक्टीरिया अलग और दूसरा यू बैक्टीरिया अलग। बैक्टीरिया कुछ तो हमें फायदा भी पहुंचाते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसके बाद दूसरा किंगडम आता है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर, इनका बॉडी एक ही सेल से मिलकर के बना होता है, लेकिन इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो जिन एनिमल्स और प्लांट्स में के सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसे यूकैरियोट कहते हैं। अब इसके बाद फिर मेनी सेल्स एक साथ आ जाते हैं और इन्हें मेनी सेल्स से बने हुए ऑर्गेनिज्म को मेटाजोआ कहते हैं। इसमें फिर एक कैटेगरी आ जाती है फंजाई। फंजाई में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं और अलग से सेल नहीं होते हैं, इनके इलांगेटेड सेल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइफा कहते हैं। आपने देखा होगा कि कभी आप डबल रोटी को भिगो करके रख दीजिए और 2-3 दिन ऐसे किचन में रखा रह जाए तो उसके ऊपर वाइट फंगस डेवलप हो जाता है। ऐसे ही आप मशरूम खाते हैं, वो एक एडिबल फंगस है। इसके बाद किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी में जो प्लांट्स हैं उनमें सेल के चारों तरफ सेलुलोज का सेल वॉल पाया जाता है और किंगडम एनिमेलिया में ये सेलुलोज का सेल वॉल नहीं पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। एनिमल्स में अब आइए तो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक बात तो ये कि शुरू में जो एनिमल्स थे वो या तो गिलास की तरह से थे या तो एक अंगूठी की तरह से थे, छल्ले की तरह से। तो इसमें क्या है कि इसमें आप सेंटर से होकर के आप ऐसे काटें तो ऐसे काटें तो ऐसे काटें तो एक नींबू को जैसे आप किधर से भी काट दें 2 टुकड़े में कटेगा बराबर हिस्से में। तो इन्हें रेडियली सिमेट्रिकल कहते थे और ये एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक होते थे। शरीर बहुत सारे सेल से मिलकर के बना होता था और ये सेल्स 2 लेयर में अरेंज रहते थे। सबसे बाहर वाला जो लेयर था उसे एक्टोडर्म कहते थे और अंदर वाला जो लेयर था उसे एंडोडर्म या गैस्ट्रोडर्मिस कहते थे। इसके अंदर आते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा, हाइड्रा ओविलिया, जेलीफिश एक्सेट्रा। इसके बाद के जो एनिमल्स थे जिसमें जैसे हम लोग भी हैं, तो इनमें सिर्फ एक प्लेन ऐसे 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 काटा जाएगी तो 2 बराबर हिस्से लेफ्ट और राइट में बट जाता है। और दूसरी बात, ये एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, इनका शरीर 3 लेयर से मिलकर के बना होता है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अलावा एक लेयर और बीच में आ जाता है जिसको मीजोडर्म कहते हैं। तो इसके बाद के सारे एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। और दूसरी बात ये कि ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। इनमें लेकिन अब फिर मीजोडर्म के सेल्स का अरेंजमेंट 3 तरीके का हो जाता है। या तो शुरू के जो कुछ एनिमल्स हैं उनमें ये मीजोडर्म बाहरी एक्टोडर्म जो बॉडी वॉल बनाता है और एंडोडर्म जो एलिमेंट्री कैनाल बनाता है। इसके बीच के पूरी जगह को भरे रहते हैं, इसमें कोई कैविटी नहीं होती है, इस सीलोम नहीं होता है, इसलिए इन्हें एसीलोमेट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस और सिलेंट्रेटा में क्या होता है,
एक माउथ होता है लेकिन एनस नहीं होता है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी में मीजोडर्म के जो सेल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये एक झूठ मूठ की कैविटी बन जाती है जिसको स्यूडोसीलोम कहते हैं, स्यूडोसील। और इस तरीके के एनिमल्स को क्या कहते हैं? स्यूडोसीलोमेट। एग्जाम्पल निमेटोडा, इसमें आता है एस्केरिस, राउंड वर्म। अब इसके बाद एक नया चेंज आया एनिमल किंगडम में। ये जो मेजोडर्म के सेल्स थे ये अब दो कतार में अरेंज हो गए, एक तो बॉडी वॉल के जस्ट नीचे और दूसरी कैटेगरी जो थी एलिमेंट्री कैनाल के एंडोडर्म को जस्ट कवर करते हुए। तो इसके कारण अब बीच में कैविटी बन गई जिसको कहते हैं ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम इज ए कैविटी विच इज सराउंडेड फ्रॉम मेजोडर्मल सेल्स फ्रॉम बोथ साइड्स। ट्रू सीलोम एक खाली कैविटी है जो कि दोनों तरफ मेजोडर्म की कोशिकाओं से लाइंड रहती है। लेकिन अब इसमें दो कैटेगरी हो गई। गैस्ट्रुला स्टेज में जब ब्लास्टोपोर बना तो कुछ एनिमल्स में तो ये ब्लास्टोपोर माउथ बना लेता है और एनस उसके जस्ट अपोजिट एंड पर बनता है। ऐसे ऑर्गेनिम्स को प्रोटोस्टोम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। दूसरी कैटेगरी ऐसी थी जिसमें गैस्ट्रुला स्टेज में जो ब्लास्टोपोर बना, ब्लास्टोपोर एनस बना लेता है और माउथ उसके अपोजिट एंड पर बनता है, तो इसके कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम या एंटेरोसीलोमेट। इसके अंदर आते हैं इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स में फिर पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री आ जाती है, जिसका एग्जाम्पल आप जानते हैं स्टारफिश। और स्टारफिश में दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें पाई जाती हैं। एक बात तो ये कि जब स्टारफिश के ग्रुप में एक एनिमल पाया जाता है होलोथुरिया या सी कुकुम्बर, तो एक छोटी सी मछली होती है फिरेस्फर। फिरेस्फर को जब कोई दूसरी शत्रु पीछा करता है तो होलोथुरिया के क्लोएका में आकर के चुपचाप छिप जाती है। और दूसरी बात ये कि यदि कोई शत्रु बिल्कुल होलोथुरिया को खाने चलता है तो ये अपनी पूरी की पूरी भोजन नली को निकाल करके बाहर फेंक देता है और वो दूसरा एनिमल उसको भोजन नली को खाने शुरू करता है, ये खुद बच जाता है और ये एक नई भोजन नली बाद में बना लेता है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इकाइनोडर्मेटा में पाए जाने वाले होलोथुरिया के अंदर। और दूसरा है स्टारफिश। स्टारफिश कहते हैं 5 रेज होती हैं लेकिन वो फिश नहीं है। इसके बाद कॉर्डेटा में अब एक चीज यहाँ पे आपकी किताबों में कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा कर दिया गया है, लेकिन ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है। हुआ ये कहानी कि जब एनिमल्स केंचुआ, कॉकरोच वगैरह बहुत छोटे छोटे थे तो उनमें जमीन से छू करके चलते थे, तो कहाँ पे होने वाले चेंजेस उनको ज़्यादा प्रभावित करते? वेंट्रल सरफेस पर होने वाले, तो इसलिए उनमें नर्वस सिस्टम वेंट्रल सरफेस पर था। और दूसरी तरफ बाद में जब बड़े हुए और हाथ पैर से चलना शुरू किए तब उसमें यहाँ पर होने वाले परिवर्तन ज़्यादा प्रभावित करते, तो इसमें नर्वस सिस्टम डॉर्सल सरफेस पर बन गया। एक और बात, एक बिस्तर पे चादर तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन मच्छरदानी लगाने तो क्या करेंगे? मच्छरदानी के चारों कोने में 4 डंडे लगाएंगे आप, और मच्छरदानी का डंडा तक तो ठीक है, लेकिन शादी ब्याह और एट होम की पार्टी में जो शामियाना होता है, शामियाना को क्या मच्छरदानी के डंडे से लगा पाएंगे आप? नहीं लगा पाएंगे। तब उसमें क्या होता है, ज़्यादा मोटा डंडा चाहिए, बांस चाहिए। इसीलिए एनिमल का साइज जब बड़ा हुआ, छोटे एनिमल तो जो चादर की तरफ से थे, जमीन से छू करके चलते थे, लेकिन फिर जैसे मच्छरदानी के डंडे पर मच्छरदानी खड़ी करनी है, तो उसी तरीके से एनिमल्स के शरीर को खड़ा करने के लिए एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन गया जिसको क्या कहते थे? नोटोकार्ड। तो ये तो मच्छरदानी का डंडा वाली सिचुएशन हो गई कि एक तो नोटोकार्ड हो गया और एक डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वकॉर्ड हो गया। लेकिन जब एनिमल का साइज और बड़ा हुआ तो इसको और ज़्यादा मजबूती की जरूरत हुई, तो इस नर्व कार्ड और नोटोकार्ड को के चारों तरफ क्या हुआ,
जैसे राजस्थान में देखा है आपने कि महिलाएं यहाँ से लेकर के यहाँ तक चूड़ियाँ पहनती है। तो नेचर ने भी क्या किया कि इन एनिमल्स में नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड के चारों तरफ छल्ले जैसे स्ट्रक्चर बना दिया, जिसे वर्टिब्री कहते हैं। और वर्टिब्री के कारण एक लंबा सा स्ट्रक्चर बन गया जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये जो हमारे वेंट्रल सरफेस में पाया जाता है, तो डॉर्सल सरफेस। तो ये जो नर्वस सिस्टम में वर्टिब्रल कॉलम हो गया, तो इसको वर्टिब्रेटा कहते हैं। तो वर्टिब्रेटा में बनने के बाद कुछ में तो नोटोकॉर्ड पूरे समय तक पाया जाता है, कुछ में क्या होता है कि नोटोकॉर्ड का अधिकांश हिस्सा खत्म हो जाता है। यहीं पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, पूरा खत्म नहीं होता है। दो वर्टिब्री के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क में थोड़े से नोटोकॉर्डल सेल्स होते हैं। और ये इससे क्या होता है, कभी आपने सोचा है कि हम जब लेटते हैं तो हमारी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है, जब हम खड़े रहते हैं तो सब वर्टिब्रिया के ऊपर एक रहती है और उनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क सप्रेस हो जाता है, तो हमारी लंबाई थोड़ी सी कम हो जाती है। और जब हम सोते हैं या मर जाते हैं तो क्या होता है, थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाती है, क्योंकि ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क के नोटोकॉर्डल से रिलैक्स हो जाती है। तो इस तरीके से कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। अब इन वर्टिब्रेट्स में 5 ग्रुप में बांटा जाता है, पाइसेस या फिशेज, जो कि पानी के अंदर रहते हैं, फिर एम्फीबिया जैसे फ्रॉग जो कि पानी के अंदर भी रह लेता है, पानी के बाहर सूखी जमीन पे भी कुछ समय रह लेता है, फिर रेप्टिलिया जिसके अंदर छिपकली वगैरह आती हैं, जो पूरी तरह से सूखी जमीन पर रहने के लिए एडॉप्टेड है। हालांकि इसी रेप्टिलिया में से कुछ एनिमल्स क्रोकोडाइल वगैरह बाद में फिर से और ज़्यादा विकसित होकर के पानी में चले गए, पानी में रहने के लिए मॉडिफाइड हो गए। दूसरी तरफ बर्ड्स जिनने उड़ने की क्षमता डेवलप की। अब उड़ने की क्षमता के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो गई हैं, जैसे कुछ एनिमल्स जो बर्ड्स थे वो फ्लाइटलेस बर्ड थे, जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, शुतुरमुर्ग, कीवी, एमू वगैरह, ये उड़ नहीं पाते हैं। और बाकी जो बर्ड्स हैं जो उड़ सकते हैं, तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। जो नहीं उड़ने वाले पक्षी थे उनमें तो वजन कम करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो तो खड़े, तो उनमें यूरिनरी ब्लैडर भी पाया जाता था, पेनिस भी पाया जाता था, क्लाइटोरिस भी पाया जाता था। लेकिन जो फ्लाइंग बर्ड्स थे, पिजन हेन वगैरह में, इसमें टीथ भी खत्म हो गया, यूरिनरी ब्लैडर भी खत्म हो गया, एक ही तरफ की एक ओवरी पाई जाती है, पेनिस भी खत्म हो जाता है, क्लाइटोरिस भी खत्म हो जाता है। तो इसके बाद मैमल्स में भी शुरू के कुछ मैमल्स हैं, 3 हैं, एकिडना, प्लेटिपस और प्रोएकिडना, जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वो अंडे देते हैं, ओविपेरस होते हैं। लेकिन उसके बाद वाले जितने एनिमल्स हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, तो उन्हें विविपेरस कहते हैं। यही एक और बात आप जानते हैं, कंगारू जो मेटाथीरिया हैं, कंगारू बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन इनके जो बच्चे पैदा होते हैं उस समय, पैदा होने के समय वो बहुत कम विकसित होते हैं, तो उनके यहाँ पेट में, कंगारू के पेट में थैली जैसी पाई जाती है, मार्सुपियम, और वहीं पर आकर के बच्चा वो टोकरी जैसे स्ट्रक्चर में पड़ा रहता है। बीच बीच में धीरे धीरे जब डेवलप होता है तो निकल करके थोड़ी दूर टहलने चला जाता है, और जब कोई आहट होती है, कोई शत्रु आता है, तो आकर के फिर माँ के मार्सुपियम के अंदर घुस जाता है। और दूसरी तरफ यूथेरियंस, इनमें मैमल्स में व्हेल्स, डॉल्फिन्स वगैरह पानी के अंदर पाए जाते हैं। बैट उड़ सकता है, और दूसरी तरफ कुछ सूखी जमीन पर रहने के लिए होते हैं। कुछ जैसे घोड़े वगैरह तेज दौड़ने के लिए एडाप्टेड हो जाते हैं, तो उनके हाथ पैर की उंगलियों में चेंज हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि तेज दौड़ने के लिए हम लोग जो स्पाइक पहनते हैं, स्पाइक में पीछे की तरफ कील जैसा निकला रहता है, सिर्फ इतना हिस्सा जमीन को टच करता है। और घोड़े वगैरह में क्या होता है, सिर्फ ये 3 उंगलियां टच करती हैं।
और बाकी हिस्सा उंगलियाँ और ये सब चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमें ये समझना है कि विभिन्न तरीके की परिस्थितियों में रह सकने के लिए विभिन्न एनिमल्स में क्या क्या विशेषताएं डेवलप हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं एनिमल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी। तो पहले हम आप इसके लिए जैसे डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लैनेट वगैरह में अक्सर बहुत से एपिसोड्स आते हैं, जब भी मौका मिले आप इसे देखें तो आप इसमें बायोडाइवर्सिटी को ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।